चलो। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं मयंक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में अभी तक मैंने परासरण दाब को खूब दमदार तरीके से समझ लिया। परासरण दाब के नियम को समझने से पहले पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये जवाब, आखिर ये है क्या? परासरण दाब के नियम में बायल की नियम, चार्ल्स का नियम, ये दोनों मिलेंगे आपको। कौन कौन? बायल और चार्ल्स के नियम। तो बायल और चार्ल्स के नियम को हमने गैसों के नियम को के साथ खूब अच्छी तरीके से समझा। तो आखिर ये क्या रीजन हुआ कि ये परासरण दाब में भी इन्हीं भाई साहब ने फिर दे दिया? कुछ तो रीजन रहा होगा ना, कोई तो रीजन रहा होगा। इसी रीजन को अगर हम समझ जाए ना, वैज्ञानिकों के थॉट को अगर हम समझ जाए ना, तो ये कसम से कह रहा हूं केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री से प्रेम हो जाएगा, दिल लगी हो जाएगी केमिस्ट्री से। समझ लीजिए, बस अगर हम समझ जाए कि वैज्ञानिकों का थॉट था क्या। देखिए, गैसों के नियम को तो खूब अच्छी तरीके से समझ गए। अब आइए समझते हैं कि ये स्क्रीन पर दिख रहा है, यह नियम क्यों बना। क्यों बना? तो बायल साहब ने ये लगभग 1887 में बायल साहब ने कहा कि यार जब गैस पूरी तरह आजादी से घूम सकती है, तो अगर हम किसी पानी में कम मात्रा में विलेय के कण, चाहे चीनी या नमक, घोलें तो ये भी तो घूम सकती है। उन्होंने कहा तो ये भी तो घूम सकती है, इसीलिए इस नियम को बनाया, सिद्ध करके दिखाया। फिर उसके बाद इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज फ्री में घूम रही है, अगर जब गैस स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, तो हम अगर चीनी विलेय की मात्रा को, चीनी हो गई, नमक हो गया, अगर इसकी मात्रा कम घोलें तो ये भी तो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। जब ये भी घूम सकती है, जब इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो जो नियम हम वहां लगाते हैं वही नियम तो यहां भी लग सकता है ना। जो सूत्र, जो नियम हम वहां लगाते हैं वही नियम यहां भी लग सकता है। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर ताप बदले, सॉरी, सांद्रता बदलेंगे, अगर मान लो सांद्रता बदलते हैं, गाढ़ा हो गया या ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, अगर सांद्रता बदलेंगे, अगर कंसंट्रेशन बदलेंगे तो तापमान बदलेगा। भाई तापमान भी बदलेगा ना, कंसंट्रेशन बदलेंगे तो जाहिर सी बात है उसका तापमान। एक गैस के नियम में पढ़ लिया है मैंने, है ना, गैस के नियम में पढ़ लिया ना, हेनरी के नियम के बाद उसको बताया था। तो अगर तापमान, सांद्रता बदलेगी तो तापमान में भी परिवर्तन होगा, और जब तापमान में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है परासरण दाब में भी परिवर्तन होगा, है ना। जाहिर सी बात है परासरण दाब में भी परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। फिर से समझ लो, बायल साहब ने कहा था कि यार जब गैस स्वतंत्र रूप से घूम सकती है, तो अगर हम चीनी या नमक को घोलें तो ये भी तो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। उसको करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया। फिर बताया कि जब हम इसका नियम, गैस का नियम अगर जब कहीं लगाते हैं तो वही नियम हमारा यहां भी तो लग सकता है, दाब पर भी, दाब पर भी तो लग सकता है। फिर उन्होंने बताया कि भाई इसलिए लग सकता है कि वहां पर मैंने बताया था सांद्रता बदलने से तापमान में परिवर्तन होता है ना। तो वही यहां भी कहें भैया, जब सांद्रता बदलने से तापमान में परिवर्तन होता है तो भैया परासरण दाब भी तो बदलेगी, इसीलिए बताया। अब इसका उपयोग कहां किया जाता है? आज हम आप आरओ का पानी पीते हैं ना, प्योरीफाई होता है ना, प्योरीफाई होता है, यही परासरण दाब के कारणवय होता है ना। कौन कौन से होते हैं बताओ? ये गलती करा यार, वो डबा हमका। पहला आरओ प्योरीफायर, आरओ प्योरीफायर है,
दूसरा प्रोटीन और बढ़िया ये जटिल जटिल कार्बनिक निकालने के लिए इंग्लिश में लिख दी यूज टू प्रोटीन पॉलीमर्स है यूज टू डिटरमाइन weight molecular weight प्रोटीन की स्पेलिंग PROTE प्रोटीन एंड पॉलीमर्स तो हो गई चांदनी से नहीं बता रहे हो
मधुबन पानी चली गई। इतना उपयोग हुए फिर एक बात नहीं बताइए, रुकिस नहीं ना, है ना। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? देखिए, इसका उपयोग आरओ प्योरीफायर में। आरओ प्योरीफायर क्या होता है? जो हम आप घर में उपयोग करते हैं पानी, तो देखिए कभी कभी उसे बालू आता है, बालू आता है तो वो प्योरीफायर हो जाता है, तो उसके बाद पानी पीने योग्य हो जाता है, थोड़ा पी लेते हैं। या समुद्री जो पानी होता है खारा होता है, तो उसमें से नमक को अलग करने में बायल परासरण दाब के कारण ही होता है ये, ठीक है ना। तो इसको और आगे जब लेवल में चलोगे ना तो इसको और डिटेल में पढ़ोगे, कैसे कैसे क्या क्या अलग क्या किया जाता है, फिलहाल सारी चीजें बता दूंगा। क्लियर है इतनी बात? फिर इसके बाद ये प्रोटीन और बहुलक, प्रोटीन और बहुलक को क्या, जटिल कार्बनिक यौगिकों का आणविक द्रव्यमान निकालने में, जो जटिल कार्बनिक जैसे हो गए, ग्लूकोज हो गए और फ्रक्टोज हो गए, इनका आणविक द्रव्यमान निकालने में इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और बिना आणविक द्रव्यमान के सब कुछ संभव नहीं है। और इंजेक्शन, ये जो डॉक्टर का इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से जो सुई लगती है उसमें जो दाब लगाया जाता है, इस दाब में यही परासरण दाब का नियम ही लगता है, ताकि वो ब्लड जो है कहीं इंफेक्टेड ना हो जाए, किसी और कारण से दिक्कतें ना पैदा करे, ठीक है ना। समझ गए इस बात को? और हाँ, और इसके बाद बायल का नियम और चार्ल्स का नियम, इन दोनों में अंतर क्या होता है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि भाई बायल और चार्ल्स का नियम दोनों का प्रयोग किए हम, लेकिन बायल का नियम कहाँ लगाएंगे, चार्ल्स का नियम कहाँ लगाएंगे। तो आप इसके लिए जान लो, बायल का नियम, बायल का नियम तब लगाएंगे जब तापमान नियत रहता है, जहां नियत रहता है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब, और आप घोल में पानी मिलाकर उसे पतला करें या पानी सुखाकर गाढ़ा करें, है ना, फिर गाढ़ा करके तब इसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर ये दाब जो लगाया जाता है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद चार्ल्स का नियम का प्रयोग कहां किया जाता है, जब घोल की सांद्रता नियत रखी जाए, घोल की कंसंट्रेशन ऑफ कांस्टेंट सॉल्यूशन जब नियत रखी जाए, तो आप घोल को गर्म या ठंडा करें। अच्छा, गर्म या ठंडा करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गर्म करने पर कणों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा
बढ़ती है, जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। समझ गए, है ना? पूरी तरह क्लियर है? क्लियर है इस बात को? तो अगर ये नियत, अगर हम वैज्ञानिक के थॉट को समझ जाए ना, तो कसम से कह रहा हूं केमिस्ट्री से प्रेम हो जाता है। ये नियम है परासरण दाब से चार्ल्स और बायल का नियम का। ठीक है ना? परासरण दाब को तो मैंने पिछला बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, किसके कारण जो जिसे सूखा हो जाता है, वो क्या किसमिस वगैरह, इन सारे को लेकर के पूरा प्रैक्टिकल बताया हूं। लेकिन ये जान लीजिए कि इस नियम का मेन मतलब ये होता है। तो अच्छा सर जी, ये बात है, अब मजा आएगा केमिस्ट्री में, है ना? थॉट याद रहेगी आपको, तब जाके आप इसके लिए बल्ले बल्ले हो पाएंगे। समझ गए? इसको अगर मान लो नोट करना हो किसी तरीके से, ये समझना है, तो इसको समझ लीजिए आप, है ना? यह नियम क्यों बना, इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग ये तीनों लिख दिया, है ना? इसका मतलब क्या है कि मतलब बता ही दिया। भाई देखो, जब गैस में नियम बन गया है, तो बायल साहब ने कहा यार जब गैस में यही काम हो रहा है, जब गैस स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, तो आखिर दाब क्यों ना घूमेगा? भाई दाब क्यों ना घूमे? अगर दाब क्यों, मतलब जो उसका, सॉरी दाब नहीं, विलेय के यानी सैल्यूट के जो कण होते हैं, वो, ठीक है ना, वो क्यों ना घूमे? अगर चीनी को नमक को मिलाया जाए तो उनको भी तो घूमना चाहिए, उनको भी तो आजादी मिलनी चाहिए। वो भी तो हमारे करण अर्जुन है ना? ये भी तो आएंगे, है ना? आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। समझ गए इस बात को? इसका जल्दी से लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अब नियम को बता दें। बता दें, ठीक है? हाँ हाँ, चलिए, तो अब ध्यान देते हैं कि अब समझ गए ना हम पूरी तरह से कि यह नियम क्यों बना, कैसे बना, और इसका मतलब क्या है। जब हम इसको समझ जाते हैं ना, तो पढ़ने में मजा आ जाता है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है कि वान ठाप ने यह बताया कि तनु बिलियनों के परासरण दाब पर सांद्रता व ताप का प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार इन कारकों का प्रभाव गैसों के दाब पर होता है। समझ गए? यही से भाई यही बना है। समझ गए? मतलब बायल साहब ने कहा यार जब गैस में से यही हो रहा है, तो इनको अगर टन बिलियन में डाला जाए, छोटे थोड़ा बहुत डाल दिया जाए, तो क्यों ना होगा। यही रीजन बना, है ना? ये थॉट अब दिमाग में रहेगी ना? आई होप ये रहेगी, अब रहेगी ना, है ना? फिर इसके बाद कहें कि इस आधार पर वान ठाप ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। जिस सिद्धांत को हम बताने चल रहे हैं उसे टन बिलियनों का सिद्धांत कहते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए टन बिलियनों का सिद्धांत क्या होता है, तो जो बताने चल रहा हूं कंप्लीट हो जाएगी, है ना? अब ध्यान देना कि अगर किसी बिलियन की सांद्रता सी, परासरण दाब पाई, और वैल्यूम यानी आयतन भी है, तो अगर परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता सी, और आयतन यानी बिलियन, सॉरी आयतन यानी वैल्यूम भी है, तो तब वान हाफ के नियम के अनुसार परासरण दाब, पाई होता है ना, परासरण दाब, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। या परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, तथा सांद्रता सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? यही है वान ठाप बायल का नियम। डिफिनीशन अपने आप बना लोगे, है ना? फिर से हिंदी वाले समझ ले पहले। पाई क्या है? परासरण दाब। यहां लिख दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो, जहां जहां पाई इज पर परासरण दाब, इसे इंग्लिश में कहते हैं
और सी क्या है? सांद्रता, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। और भी क्या है? भी क्या है? वॉल्यूम, है ना। अब देखो, अब चार्ल्स का नियम समझते हैं। चार्ल्स का नियम क्या होगा? देखो, चार्ल्स का नियम होता है परासरण दाब, परासरण दाब को पाई ना, परासरण दाब स्थिर ताप के समानुपाती होता है, ठीक है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ओ आर, इसको इधर लाओगी तो पाई अपान टी हो जाएगा, हो जाएगी ना, इज इक्वल कांस्टेंट। बोलो, कठिन नहीं है ना भैया? डेफिनेशन अपने आप बना लोगे, है ना, इसी तरह लिख लोगे ना। अगर ना लिख पाना तो जैसे बोल रहा हूँ, वीडियो रोक रोक के आप लिख लेना। सामान्य विलयन समीकरण क्या है? देखो, कुछ नहीं, यही जो इनका बायल का और चार्ल्स का वन हाफ नियम है ना, इसी के मल्टीपल को, इसी के संयोग को सामान्य विलयन समीकरण कहते हैं। जैसे देखो, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती है, तो यहां पर भी परासरण दाब प्रोपोर्शनल सांद्रता। अब परासरण दाब तापमान के समानुपाती है, तो यही इंटू कर दो, इंटू नहीं लगाया जाए, 3। परासरण दाब सांद्रता तथा परम, परासरण दाब सांद्रता तथा परमताप के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है ना। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ concentration and constant temperature is directly proportional to osmotic pressure। क्लियर है इतनी बात? समझ गए? अब दूसरा, दूसरा है या यदि मोलों की संख्या n है तो, यदि मोलों की संख्या n है तो तब क्या करोगे? तब मोलों की संख्या तथा आयतन के अनुपात तथा परम ताप के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। फिर से देखो, परासरण दाब मोलों की संख्या n तथा आयतन भी के अनुपात तथा परम ताप के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। द नंबर ऑफ मोल रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल टू वॉल्यूम एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज राइट, है ना। अब इसी को इक्वल कर दो, कांस्टेंट कर दो, या ओ आर ये हो जाएगा पाई भी अपान एन टी इक्वल कांस्टेंट। यही 3 नियम है भैया, है ना मजेदार, है ना। पूरी तरह दिमाग में आ गई। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगली वीडियो मिलते हैं अगले नए तरीके के साथ, नए मजेदार हेडिंग के साथ। अगला, अब हम इसके बाद अगली वीडियो मिलते हैं परासरण दाब संबंधी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जैसे समपरासरी, अतिपरासरी, ये जो होती है ये क्यों होती है, कहां होती है, किस लिए प्रयोग होती है, इसको बताने के बाद फिर प्रयोग में करेंगे। फिर यही 2 हेडिंग और बची हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में चलते हैं, दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। केमिस्ट्री बहुत मजा देती है, बस जान लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज अगर समझ जाए ना, कसम से मजा आ जाता है। और हाँ, मजा आप भी दे दीजिए, अगर थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर करके, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, निकल जाते हो आप देखने के बाद, सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आ जाए फिर कसम से, ठीक है ना। फिर बढ़िया पढ़ते रहना और देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास हर सुबह शाम 6 बजे, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर। जय हिंद।